Okay, now we'll discuss the pharmacological actions of sympathomimetics over the eyes and the smooth muscle of GIT respiratory system and in the urinary bladder and the uterus. So starting from the eye, and we have already covered the various pharmacological actions in the previous video session. So here starting from the eye, as we know इन द आई फर्स्ट यू हैव टू नो कि आपको कौन सा रिसेप्टर वहां पे है. सो सिंपल सा एक फंडा है, तो आपको पता लगेगा कि ये जो ये जो ब्लू कलर से लाइन है दिस इज प्यूपिल एंड हियर इज अ आइरिस. ब्लैक कलर से सर्कुलर मसल है आइरिस की एंड दिस रेड कलर लाइनिंग आर द रेडियल मसल ऑफ द आइरिस. सो दिस इज प्यूपिल एंड दीज रेड कलर्स आर द रेडियल मसल ऑफ द आइरिस एंड दिस circle black color muscles are circular muscles. So as we have already discussed कि circular muscle of the iris में C से circular and C से cholinergic means cholinergic nervous system का innervation होता है circular में. तो जो रेडियल मसल होगी ये रेडियल उसमें होगा सिंपैथेटिक का इनर्वेशन. तो ये एक याद करने वाली बात है. तो सिंपैथेटिक में जैसे हमने ये जो सिंपैथेटिक है यहां पे हमारा किसका हुआ इपिनेफ्रिन या नॉर इपिनेफ्रिन. अब बात आती है कि इस रेडियल मसल पे कौन सा रिसेप्टर है. तो देखिए आपको पता लगेगा कि यहां पे बेसिकली जो रिसेप्टर है दैट इज आपके आईज में जो ओवरऑल रिसेप्टर है यहां पे है दैट इज अल्फा 1. अगर मोस्ट स्पेसिफिक बात करें तो अल्फा 1A. अब अल्फा 1A का कौन से रिसेप्टर का एग्जांपल है. इट इज एग्जांपल ऑफ GPCR and it has the GQ protein. So the pathway is IP3 diacyl glycerol induced calcium release and calcium is responsible for contraction. So the radial muscle will be contracted. अब देखिए ये जो रेडियल मसल्स हैं ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी ऐसे 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 और ऐसे, तो ये जब रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो पिपल क्या होगी डायलेट होगी. कॉन्ट्रैक्शन मींस इस डायरेक्शन में जब कॉन्ट्रैक्शन ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसका पिपल का साइज क्या होगा बढ़ाएगा. मतलब सिंपैथेटिक जो एक्शन है आईज का वो है आपका मिड्रियासिस. क्या हुआ मिड्रियासिस थ्रू विच रिसेप्टर अल्फा 1A थ्रू GQ प्रोटीन. तो ये आपका एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के साथ फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया. आपको कुछ रटने वाली बात नहीं है. नंबर 2 पॉइंट क्या है देखिए जो सिलियरी इपिथेलियम या सिलियरी जो मसल्स होती हैं वहां पे जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें जो वैस्कुलर जो ब्लड वेसल्स होती हैं दे हैव द बीटा 2 रिसेप्टर. और देखिए इसको मैं थोड़ा सा कोरिलेट करना चाहता हूं ग्लूकोमा से, ताकि आपकी मेरा पर्पज सिर्फ इसको पढ़ाना नहीं, आपकी फार्माकोलॉजी को बेहतर करना है. तो आपका क्या है कि जब आपको पता होगा कि सिलियरी जो मसल्स होती हैं वहां पे जो ब्लड वेसल्स हैं वहां पे बीटा 2 रिसेप्टर है और बीटा 2 रिसेप्टर ब्लड वेसल्स में चूंकि क्या करता है वैसो डायलेटेशन. तो वैसो डायलेटेशन करेगा तो एक कॉन्सेप्ट आप तो ये रखिए कि बीटा 2 से वैसो डायलेटेशन होता है, वो आपने प्रीवियस सेशन में भी समझ चुके हैं आप उसको कि कैसे वैसो डायलेशन करता है बीटा 2. अब बात आती है कि वैसो डायलेशन हम यहां पे क्यों पढ़ रहे हैं. देखिए जब सिलियरी मसल में चूंकि बीटा 2 रिसेप्टर के थ्रू वैसो डायलेटेशन होगा, क्या होगा वैसो डायलेटेशन थ्रू बीटा 2 रिसेप्टर, तो उस सिलियरी मसल में ब्लड की सप्लाई क्या होगी बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा. वैसो डायलेटेशन से ज्यादा ब्लड वहां पे रीच करेगा. अच्छा ब्लड डिसाइड करेगा कि वहां पे एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन ज्यादा होगा या कम होगा. वैस्कुलरिटी ज्यादा है तो अगर ब्लड सप्लाई ज्यादा है तो एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन ज्यादा होगा. ब्लड सप्लाई कम है तो एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन कम होगा. ठीक बात है. ग्लूकोमा में हम पढ़ते हैं कि एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ जाता है या उसका ड्रेनेज कम हो जाता है. तो ओवरऑल क्या इस चीज को हम टारगेट नहीं कर सकते कि अगर हम बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करें, जो कि वजह है वैसोडायलेटेशन की, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो इन सिलियरी इपिथेलियम सिलियरी बॉडी में, इट मींस एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन में. तो अगर हम बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करें तो हम एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करेंगे. नंबर 1. नंबर 2 यही वजह होती है कि आप बीटा 2 ब्लॉकर ग्लूकोमा में यूज करते हैं. बीटा 2 ब्लॉकर किसमें यूज करते हैं हम ग्लूकोमा में. अब बात आई कि सर अल्फा 2 एगोनिस्ट भी यहां पे है,
तो अल्फा 2 की यूज करते हैं। अल्फा 2 ऑटो रिसेप्टर है, वो ओवरऑल सिंपैथेटिक फ्लो को कम करेगा। इट मींस बीटा 2 के थ्रू भी एक्शन को कम करेगा, मींस हम उसको कह सकते हैं जस्ट लाइक बीटा 2 ब्लॉकर एक्शन। तो इसीलिए हम अल्फा 2 एगोनिस्ट भी यूज करते हैं। तो इसकी हम ऑटो रिसेप्टर की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं और इसका हम डायरेक्ट एक्शन के ब्लॉक करने को यूज कर रहे हैं। मींस तो आप बीटा 2 ब्लॉकर या अल्फा 2 एगोनिस्ट को ग्लाइकोमा में यूज करते हैं, यूज भी यहां पे साथ में चल रहा है, और आईज में मेड्रियासिस इफेक्ट है, रेडियल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ओवरऑल ये जो पिक्चर है मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म आपको यहां से आईज की क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर। देखिए स्मूथ मसल यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, मींस यूरिनरी ब्लैडर, जीआईटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूट्रस। तो ओवरऑल देखिए हर जगह रिसेप्टर कौन सा है, चाहे हम इसकी बात करें, रिसेप्टर हमारा है बीटा 2, प्रोटीन कौन सी है, जीएस। तो कई बार देखिए मैंने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया कि जीएस प्रोटीन से आप कंफ्यूज ये ना हो जाएं कि वो वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, एडेनाइल साइक्लेज, साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम चैनल। ये आपको ये याद रखना है कि यहां पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं बल्कि बीटा 2 के थ्रू इन स्मूथ मसल्स में क्या होता है, रिलैक्सेशन, और उसकी पूरी जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है वो यहां पे है। मींस चाहे आप इसका लिखिए, इसका, इसका या इसका, स्मूथ मसल में जो रिलैक्सेशन हो रहा है थ्रू द बीटा 2 वो इस मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। तो इस मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को समझेंगे, प्लस हम डायग्राम से समझेंगे कि अगर यहां पे रिलैक्सेशन हो रहा तो क्या चीजें अल्टीमेटली, क्या हमको फार्माकोलॉजिकल रिजल्ट मिल रहा है। तो देखिए ये अब किसी भी ऑर्गन की स्मूथ मसल आप लेते हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, दिस इज स्मूथ मसल एंड हियर इज द बीटा 2 रिसेप्टर, and as we know the beta 2 receptor has a GS protein, right? And this GS protein once the epinephrine binds with it, there will be activation of adenylyl cyclase, and this adenylyl cyclase is responsible for converting ATP into cyclic AMP. अभी नॉर्मल मैकेनिज्म समझ रहे हैं। दिस साइक्लिक AMP normally activates the L type of calcium channel, this L type of calcium channel. This cyclic AMP, this plus sign indicate this enhance or activate the opening of L type of calcium channel, from where the calcium come inside of the smooth muscle, and the coming calcium also binds with the receptor present on the sarcoplasmic reticulum, that is a ryanodine receptor, RYR, and this सॉरी ये IP3 में मैकेनिज्म होती है, यहां पे नहीं होती, सॉरी। तो आपको ये क्या देखना है, दिस कमिंग कैल्शियम ऑल्सो स्टिमुलेट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू रिलीज मोर एंड मोर कैल्शियम। तो जब कैल्शियम का एक अच्छा स्टोरेज है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड ऑफ द स्मूथ मसल, तो जब कैल्शियम यहां से आएगा तो ये कैल्शियम इसको प्रोवोक करेगा रिलीज होने के लिए। एंड नाउ दिस कैल्शियम कंबाइंड विद कॉल्मोडेलिन एंड कैल्शियम मेक्स अ कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम कॉल्मोडेलिन कॉम्प्लेक्स, and this calcium colmogylin complex activate this myosin light chain kinase. This myosin light chain kinase activate the myosin light chain into phosphorylated form. This myosin light chain is phosphorylated now under the influence of myosin light chain kinase, and this once this become phosphorylated, this is responsible for contraction of the smooth muscle. But what's happening here, this cyclic AMP in these smooth muscle under the influence of beta 2 receptor, this cyclic AMP prominently decrease or you inhibit the action of this MLCK. This dotted line indicates the inhibition of this MLCK action. Now this action of MLCK is inhibited, or we can say the MLC will not convert into the phosphorylated MLC. If it converts, then there will be contraction. If it not will convert, then there will be relaxation. So the cyclic AMP induced by beta 2 receptor inhibit the myosin light chain kinase, and this myosin light chain kinase itself become phosphorylated under the influence of cyclic AMP. And now this cyclic AMP induced protein kinase A responsible for phosphorylation of
MLCK and thus does not allow the conversion of MLC to MLC phosphorylated form and thereby promote the relaxation of smooth muscle. And this also responsible for activating this. What is this? This is MLC phosphatase. MLC phosphatase is an enzyme that removes the phosphorus group from MLC phosphorylated form. जब कभी MLC phosphorylated होगा तभी कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये एंजाइम क्या करेगा, इससे फास्फोरस ग्रुप को हटा रहा है। मतलब दो तरीके से बीटा 2 एक्ट कर रहा है, MLCK को फॉस्फोरिलेट कर रहा है तो ये कन्वर्ट नहीं हो रहा, प्लस MLC फॉस्फेटेज को एक्टिवेट कर रहा तो MLC का जो फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म है उससे फास्फोरस को हटा रहा। मतलब ओवरऑल अल्टीमेटली दोनों प्रोसेस क्या कर रही हैं, रिलैक्सेशन। तो अब आपको ये मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म समझ में आ गई, ये हर जगह होगी। अब देखिए हम देखते हैं लाइक आपका यूरिनरी ब्लैडर आपका रिलैक्स हुआ, अब यहाँ पे स्मूथ मसल, यूरिनरी ब्लैडर के भी किसी लेयर में स्मूथ मसल्स हैं, तो उन स्मूथ मसल्स को क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे देख चुका रिलैक्सेशन। तो बच्चों जब रिलैक्सेशन होगा तो क्या यहाँ से यूरिन का आउटपुट होगा, नहीं होगा, ये रिलैक्सेशन होता है। बेसिकली यहां कौन सा रिसेप्टर होता है, डेट्रूशर मसल पे बीटा 2, जबकि ट्राइगोन पे होता है अल्फा 1। तो अल्फा 1 के थ्रू इस पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है प्लस इस पार्ट में डायलेटेशन हो रहा है। तो जब यहां कॉन्ट्रैक्शन है ऊपर डायलेटेशन है, मींस प्रमोट कौन सी चीज हो रही, फिलिंग ऑफ द ब्लैडर, नॉट की वाइडनिंग ऑफ द ब्लैडर। खाली होना प्रमोट नहीं हो रहा, क्या हो रहा, फिलिंग प्रमोट हो रही। इट मींस ये कई बार कब यूज करते हैं, जब ओवर एक्टिव ब्लैडर हो, जब ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जैसे, तो उस केस में हम ब्लैडर को रिलैक्स करने के लिए बीटा 2 एगोनिस्ट और अल्फा 1 एगोनिस्ट देके ब्लैडर को रिलैक्स करते हैं, राइट। अब बात करते हैं जीआईटी की। देखिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में भी आपकी स्मूथ मसल्स हैं, तो वो स्मूथ मसल इन लेयर में कहीं पे हैं, तो इन स्मूथ मसल को भी क्या कर रहे हैं, रिलैक्सेशन इस मैकेनिज्म के थ्रू। तो जब ये रिलैक्स होंगी तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम होगा, राइट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम होगा, इट मींस ओवरऑल जो फूड का प्रोपल्जन है वो क्या होगा, कम होगा। और कई बार अगर इनकी डोज ज्यादा होती है सिंपैथोमाइमेटिक्स की, तो इनका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, इनका इफेक्ट ये हो सकता है, ये क्या कॉज करे, चूंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बहुत ज्यादा स्लो कर देंगी तो ये क्या कॉज कर सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन। क्या कॉज कर सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। दूसरा, यूटेरस में अगर हम बात करें तो यूटेरस में आपका, जैसे ये हमने यूटेरस की बात कर ली, तो यूटेरस में क्या कर रहा है, बीटा 2 क्या कर रहा है, रिलैक्सेशन यूटेराइन स्मूथ मसल को। तो जब रिलैक्स करेगा इट मींस जो यहां पे फीटस है उसके चाइल्ड बर्थ को क्या ये प्रमोट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यूटेराइन जब हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तब चाइल्ड बर्थ के प्रमोशन की बात करेंगे, प्रमोट होगा। लेकिन जब यूटेराइन रिलैक्सेंट होगा तो वो चाइल्ड बर्थ को प्रमोट नहीं करेगा। और यही वजह होती है कि बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक यूटेराइन रिलैक्सेंट्स हम कई बार प्रीमैच्योर चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल करने के लिए, मींस अगर प्रीमैच्योर चाइल्ड है तो आप नहीं चाहोगे कि उसका बर्थ हो, और उस समय यूट्रस को आप रिलैक्स करके उसके बर्थ को डिलेड करोगे, तो वहां पे हम कई बार यूज बीटा 2 एगोनिस्ट का यूज करते हैं। तो ये एक प्रोसेस हो गई। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम समझें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली आपकी जो ब्रोंकियोल्स होती हैं, उन ब्रोंकियोल्स में जो स्मूथ मसल है वहां पे उनको क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, सेम मैकेनिज्म। तो ओवरऑल ब्रोंकस का जो डायामीटर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और जब ब्रोंकस का डायामीटर बढ़ेगा तो एयर पैसेज क्या होगा, आसान होगा। अब जब एयर, चूंकि यहां सिंपैथेटिक नर्व्स इनर्वेटेड नहीं होती, यहां केवल रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो इसी वजह से जो हम बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग देते हैं दे कैन बी यूटिलाइज्ड इन द एस्थमा एंड सीओपीडी ड्यू टू द ब्रोंकोडायलेटरी इफेक्ट। तो ब्रोंकोडायलेटेशन से हम यहां पे यूज करते हैं। एंड वन मोर थिंग, नेजल कैविटी में जो नेजल कैविटी होती है, इन द नेजल कैविटी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, यहां पे कौन सा रिसेप्टर होता है, अल्फा 1। अभी तो हम बीटा 2 की बात कर रहे थे, यहां पे अल्फा 1 होता है, और अल्फा 1 हमेशा इस मैकेनिज्म के थ्रू RP3DG कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। तो जब ये म्यूकस जो मेम्ब्रेन है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी, मींस तो बीच का डायामीटर क्या, अगर ये इस तरह कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो इसका डायामीटर क्या होगा, बढ़ेगा। तो कई बार अल्फा 1 एगोनिस्ट हम एज अ नेजल डिकंजेस्टेंट्स यूज करते हैं।
नेजल पैसेज में जो कंजेशन है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन को कॉन्स्ट्रिक्ट करके एयर पैसेज को हम क्या करते हैं, वाइड करते हैं। तो एयर पैसेज वहां पे कौन सा रिसेप्टर होता है, अल्फा 1, वो भी चूंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है इसलिए मैंने यहां पे बता दिया। तो कई बार नेजल डिकंजेस्टेंट में आप अल्फा 1 यूज करते हैं जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन को आप क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंक्यूल्स में आप रिलेट करेंगे बीटा 2 रिसेप्टर से। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिकुलर मैकेनिज्म अलोंग विद द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो अगर आप इस तरीके से फार्माकोलॉजी को समझते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट देयर इज ऑल्सो रिमेनिंग फार्माकोलॉजिकल एक्शन लाइक मेटाबॉलिज्म और भी कुछ, तो उसको हम डिटेल नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।